अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम महबूब और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राना इब्रार हुसैन जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत से मामलात में इनकी काफ़ी गहरी नज़र है। और इस वक्त जो मुल्क के अंदर मौजूदा सियासी सूरत हाल चल रही है और जिस तरह अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान सियासी गर्मी और सियासी बादल जो काफ़ी गर्म नज़र आ रहे हैं, उस हवाले से आज हमने राजा इब्रार साहब को जहमत दी कि उनसे पूछें। और अभी चंद देर पहले ही सिंध हाउस पे पीटीआई के कारकुनों ने न सिर्फ हमला किया बल्कि सिंध हाउस के गेट को तोड़कर वो अंदर दाखिल हुए, और जबकि वहाँ पे सिंध पुलिस भी मौजूद थी और बाद इस्लामाबाद पुलिस भी इन एक्शन आई। और इतलात ये हैं कि उन्होंने इस हमले की सरपरस्ती या सरबराही करने वाले एक रुकने कौमी असम्बली और हमला आवर कारकुनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। तो राना साहब क्या देख रहे हैं इस वक्त जो सियासी गर्मी चल रही है, ये मुल्क को किस तरफ ले जा रही है, और ये जो एक पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ जो शुरू हो चुकी हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? ये क्या बहुत संजीदा मामला है जी, ये बहुत ही संजीदा मामला है कि मामलात को तसादुम की तरफ ले जाना, एक तशद्दुद की तरफ चला जाना, मतलब है कि ये कैसे हो सकता है? हम ये अफोर्ड कर सकते हैं क्या? देखो, तहरीक अदम एतमाद एक आईनी मामला है, अपोजिशन का हक है, उन्होंने आइन के तहत जमा करवाई है। अब हुकूमत का आईनी हक है कि उस तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करे और उसको नाकाम बनाए, अपनी अक्सरियत शो करते हुए उसको नाकाम बनाए। लेकिन अब नहीं महबूब साहब, बात यह है कि ये शो हो गया है। कल रात को जब 12 पीटीआई के हुकूमती MNAs ने खुद को एक्सपोज कर दिया, हाँ बिल्कुल, ना सिर्फ जाहिर कर दिया बल्कि राना साहब उन्होंने साफ कहा कि हम किसी प्रेशर के या किसी के दबाव पे यहाँ नहीं बैठे, अपनी मर्जी से बैठे हैं, हम और लोगों की तरफ नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही। वैसे तो कहते हैं ये 24 हैं या 33 हैं, उनको नहीं, दावा 24 का है, जिन 12 ने किया है एनफ, ये काफी है। अब क्या है कि आपके मेंबर चले गए हैं जी, आप कह रहे हैं कि ये बिक गए हैं, ये बेईमान हैं, ये लालची हैं, अपोजिशन ने हार्स ट्रेडिंग शुरू कर रखी है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सवाल तो ये भी है, हार्स ट्रेडिंग से मुझे ये याद आया कि जब जहांगीर तरीन साहब इनके साथ थे, इनके इत्तेहादी थे, और पूरी दुनिया को पता कि जब वो जहाज भर भर के लोगों को ला रहे थे, और वो जहाज क्या कर रहा था, वो क्या था? वही ना कि जिसका कोई इखलाकी ग्राउंड हो वो इखलाकियात की बात करे ना। जब आपने पूरे पाकिस्तान के चोरों, लुटेरों, करप्ट लोगों को जहाज भर भर कर बनी गला लेकर गए और वो झंडा पहनाते रहे, गले में डालते रहे इमरान खान साहब, मैं जानता हूं कि मेरे जिले से, सरायकी वसेब से कितने करप्ट लोगों को, जो है करप्ट फ्यूडल्स को, जो टके टके पर बिकने वाले थे, पार्टी का हिस्सा बनाया, जिन्होंने अपनी क़यादत से संगीन गद्दारियां की हैं, उन सब को जो है ना ऑनर दे रहे थे ये बनी गाला में। उस वक्त वो बहुत ही अच्छे थे, वो बहुत हक सच का साथ दे रहे थे। मैं आपको नाज़रीन ये भी बताता चलूं कि राना इब्रार साहब वो शख्सियत हैं, वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने सादक और अमीन प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल पूछा था, एक कानूनी तरीके से, कानूनी राह निकालते हुए, जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। कि उन्होंने पूछा था कि तोशा खाना से वसूल किए जाने वाले जितने भी तहाइफ हैं उनकी फहरिस्त अगर प्राइम मिनिस्टर बता दें, और वो बता दें कि वो कितने में ख़रीदे और कौन कौन से वो तहाइफ थे, कहाँ कहाँ से मिले। और राना साहब कितना अर्सा हो गया आपको इसका जवाब अभी तक नहीं मिला? और सुना है कि ये हमें ये मालूम कि ये केस आपका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। जी, मुझे 16 माह हो गए हैं। 16 माह से मैं जूतियां चरखा रहा हूं। मैं कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाता हूं, कभी पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में जाता हूं। कल भी हमारी डेट थी और जज साहब ने जनाब सारी बातें सुनने के बाद कहा कि जी हम नोटिस जारी करते हैं हुकूमत को और अगले महीने पेशी होगी। सवाल यह है कि कितनी पेशियां देंगे। मैं आज आपके प्रोग्राम में यह कहना चाहता हूं जज साहब को भी, जज साहब जितनी भी पेशियां देते हैं इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, दरअसल वो इमरान खान को रिलीफ दे रहे होते हैं। 15 दिन की पेशी होती है तो 15 दिन का रिलीफ दे रहे हैं आप, 30 दिन की पेशी है तो 30 दिन का रिलीफ दे रहे हैं आप, क्योंकि कानून कहता है कि हर डिपार्टमेंट 10 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन देने का पाबंद है। मैंने क्या पूछा है? मैंने पूछा क्या है? मैंने यही पूछा है कि जनाब आला इस रियासत मदीना के हजरत उमर से मैंने ये पूछा है, जान की अमान पाए तो आपको जो तोहफे दिए हैं दीगर मुल्कों के सरबराहान ने, बादशाहों ने, सदूर ने, वजीर आजमों ने, वो तोहफे किधर गए हैं? आप तो सादिक और अमीन है ना, आप अमानतदार हैं। उनको वो तफसीलात मतलब वो अमानत कहाँ खयानत हुई है, ये इसकी तफसील बता दें।
तलाशी दे दें। देखते हैं राणा साहब, ये आपका ये सब्र का सफर जो है ये वो किस कदर लंबा है, लेकिन हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, उन्होंने इस पर बड़ा दिलचस्प तबसरा किया था मिर्जा गालिब के मिसरे की शक्ल में कि आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। हाँ, ऐसे ही तो ये वही मामला है। अच्छा राणा साहब, ये बताएं कि तहरीक अदम इत्माद अपोजिशन ने जमा करा रखी है, उन्होंने अपनी अक्सरियत भी दिखा दी और उन्होंने PTI के अरकान पार्लियामेंट को भी सामने ले आए, और दूसरी तरफ उनकी जो इत्तेहादी हैं जिसमें MQM है, अब भाग रहा है, काफ लीग है। नहीं महबूब साहब, अब ये वजीर आजम भाग रहा है अदम इत्माद की वोटिंग से, लेकिन मैं आपको गुजारिश ये करना चाहता हूं, मुझे ये बताएं, मैं यहाँ पे एक सवाल बनता है मेरा। हाँ। कि अदम इत्माद की तहरीक तो एक तरफ मौजूद ही है, लेकिन जिस वक्त अब ये साबित हो चुका है कि वो ऐवान के अंदर अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, जो क्योंकि उनके इत्तेहादी थे या उनके साथ उनके अपने अरकान पार्लियामेंट वो उनका साथ छोड़ चुके हैं, तो क्या कानूनन प्राइम मिनिस्टर को अब इत्तेमाद का वोट खुद नहीं लेना चाहिए, या कानून ये नहीं कहते कि अब वो इत्तेमाद का वोट खुद ले? बिलाशुबा, लेकिन ऐवान के अंदर जाहिर करें। कानूनी तौर पर तो ये बार है ना, अब अदम इत्माद की तहरीक पेश हो चुकी है, इत्माद का वोट का क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, लेकिन ये जो मुतालबा कर रहे हैं, आज भी 40 लोग थे, कह रहे थे प्रेस क्लब के बाहर के इमरान खान तेरे जानिसार बेशुमार 35-40 लोग थे। वो क्या मुतालबा कर रहे हैं PTI कि इन MNA से जिन 12 ने खुद को एक्सपोज किया है कि आप पहले रिजाइन करो, उसके बाद आप दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर लो। सवाल ये पैदा होता है, जिस शख्स के साथ आपका मुकाबला है उसका नाम है आसिफ अली जरदारी, और जावेद हाशमी ने कहा था कि इसने PhD कर रखी है। ठीक है, तो वो कह देगा इन 12 MNAs को कि आप रिजाइन करो, फिर आप क्या करोगे, फिर कैसे हुकूमत बचाओगे? ठीक है, फिर तो इत्माद का वोट लेना ही पड़ेगा ना, फिर तो आपके ऊपर क्वेश्चन उठ जाएगा कि आप अपनी अक्सरियत लूज कर चुके हैं, शो करो। बिल्कुल ऐसे ही हर दोनों सूरतों में हुकूमत कायम नहीं रह सकती है, क्योंकि आपने जो टोकरी भरी थी, पूरे पाकिस्तान से बदनाम तरीन लोगों को इंतखाब किया, जहाज में बिठाकर शामिल किया था, इंतखाब किया था उनका, उनको पार्टी में शामिल किया और कहा था कि ये बाल्शविक पार्टी है और मैं ची गवेरा हूं, मैं लेनिन हूं। अब वही लोग, वो मुझे याद आ रहा है कि जब भुट्टो साहब जेल में थे तो बेगम नुसरत भुट्टो सेंट्रल जेल पिंडी में गई मुलाकात के लिए, तो भुट्टो साहब ने कहा कि वेयर इज माई पार्टी, कि मेरे लोग, मेरी पार्टी के लोग जेल तोड़कर मुझे बाहर क्यों निकाल रहे थे? तो बेगम साहिबा ने कहा था, जुल्फी जो पार्टी आप बाहर छोड़ आए थे, क्या उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ऐसा करेगी? क्योंकि जब 77 का इलेक्शन हुआ था जी, तो उन लोगों को सबको टिकटें दी थी जो 70 के इलेक्शन में पीपल पार्टी से हारे हुए थे, खंभू से हारे थे। तो जो पार्टी आपने इमरान खान साहब बनाई थी, उसे क्या आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहेंगे? हाँ, देखें राणा साहब, एक बड़ी अचंभे की बात है और बदकिस्मती भी हमारी है कि जिस तरह हम मुख्तलिफ कंटेनर पे जब वज़ीर आज़म साहब मौजूद थे, हम लोग भी वहीं पे वो कवरेज के लिए मौजूद होते थे, और वो ना सिर्फ मीडिया को बड़ा खराज तहसीन पेश किया करते थे और कहते थे कि हमारी जितनी भी जद्दोजहद है उसमें मीडिया का बड़ा अहम किरदार है, और आज हम जहाँ तक जो पहुँचे हैं वो मीडिया हमें ले के आया और हमें मीडिया का इक़्तिदार के ऐवानों तक भी ले जाएगा। तो ऐसी क्या बातें हुई कि बाद में यही मीडिया इनको बुरा भी लगने लग पड़ा, और आए रोज़ मीडिया पे पाबंदियाँ कदम लगाने के लिए मसरूफ़ अमल रहते हैं, और आज तक मासवाए महंगाई के, बेरोज़गारी के, अफरा तफरी के, ठीक है, कुछ नहीं मिला इस आवाम को। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये जितने भी मामलात हैं, क्या ये वाकई नालायक थे या ये, क्योंकि इनका दावा था कि 22 साल की जद्दोजहद, 22 साल की मेहनत के बाद, 5 साल की KPK की हुकूमत के बाद जो है फेडरल में पहुंचे, और अब 3.5 से 4 साल का अरसा इनको फेडरल की हुकूमत में भी हो चुका है। और ये एक सवाल किया करते थे पिछली 2 जमातों से कि जी 60 सालों में या 65 सालों में तो वो कर्जा था 11,000 अरब, तो आपने 27,000 अरब तक कैसे पहुँचाया? अब मेरा ये सवाल, क्या मैं हक बजाने भी ये पूछ सकूं कि आज वो 27,000 या 28,000 अरब का जो कर्जा है वो तकरीबन 48 और 50,000 अरब तक पहुंच चुका है। तो आपने इस मुल्क के अंदर कौन सी इंडस्ट्री लगाई है? आपने इसके मुल्क के अंदर कौन सी सड़कें या मोटरवेज कायम किए हैं? आपने इस मुल्क के अंदर क्या ऐसे माशी और इक़्तिसादी इक़दाम किए हैं जिससे खुशहाली और ये कर्जा इस कदर क्यों बढ़ गया? तो आप इस, क्योंकि फाइनेंस भी करते रहे, तो आप इसमें थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, एज ए इकॉनमी जर्नलिस्ट मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल नाअहल नहीं है, ये बिल्कुल कॉम्पिटेंट है,
इन्होंने फॉरेन इंटरेस्ट को सर्व किया है कामयाबी के साथ और पूरी एहलियत के साथ। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपका 1 मिनट सिर्फ लूंगा, 60 सेकंड में मैं इसको कंक्लूड कर लूंगा कि इकोनॉमी में ये होता है, एक होता है प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म का मतलब ये है कि आप जो बाहर से आने वाली दरामदात हैं उन पर ड्यूटी लगाते हैं, उनको महंगा कर देते हैं और लोकल जो चीजें बनती हैं वो सस्ती होती हैं। ठीक है, लिहाजा जब आप मार्केट में जाते हैं तो लोकल चीजें सस्ती खरीदते हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, उनका म्यार थोड़ा कम होता है, लेकिन क्योंकि वो सस्ती मिल रही होती है इसलिए आप खरीदते हैं। एक होता है फिर एंटी प्रोटेक्शनिज्म। एंटी प्रोटेक्शन के तहत आप या तो करते हैं इंपोर्ट्स को ड्यूटी फ्री कर देते हैं। ठीक है, जब आपका लोकल असेंबल्ड सैमसंग का फोन और बाहर से आने वाला आईफोन सेम प्राइस पर होंगे तो फिर आप आईफोन इंपोर्टेड लेंगे। तो अच्छा, इसमें बेसिकली उस पॉलिसी की जरूरत है। एंटी प्रोटेक्शन का दूसरा रास्ता यह है कि आप ड्यूटी फ्री नहीं करते इंपोर्ट्स को, लेकिन लोकल मेड चीजों को महंगा कर देते हैं। ये जो महंगाई हुई है, ये महंगाई तो खुदराव तो नहीं है, ये महंगाई किसी इन्फ्लुएंस के नतीजे में नहीं है, ये महंगाई मैन मेड है और इसको कहते हैं सप्लाई साइड महंगाई। जी ऐसे ही। नंबर 1, इन्होंने करेंसी डिवैल्यू की, आपका डॉलर 110 रुपए से बढ़कर 178 रुपए का हो गया। जी, आज 180 तक गया है। इन्होंने आकर बगैर किसी जरूरत और बगैर वजह के बैंकिंग इंटरेस्ट रेट 6.25% से बढ़ाकर 13.5% कर दिया। इन्होंने बिजली महंगी की, इन्होंने गैस महंगी की, इन्होंने नए टैक्स लगाए और इन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया अननेसेसरीली। ये जो 6 चीजें इन्होंने की हैं, अगर आज भी आप रिवर्स कर दें तो 2018 की स्तर पर कीमतें चली जाएंगी। राणा साहब, ये बड़ा एक सवाल और भी मैं शामिल ये जरूर करूंगा कि हम आए रोज प्राइम मिनिस्टर का ये मुतालबा भी या ये बयान भी सुनते हैं कि वो दुनिया भर की मिसालें देते हैं कि दुनिया में ये हो रहा है, दुनिया की कौमें जो है वो टैक्स देती हैं। अच्छा, टैक्स तो यहाँ पे भी बड़ा लिया जा रहा है, लेकिन साथ इमरान खान साहब ये नहीं बताते कि दुनिया की जो कौमें टैक्स देती हैं 40%, 45%, उनको वहाँ पे सहूलतें क्या मैसर हैं। वहाँ उनको हेल्थ दी जाती है, हेल्थ मुकम्मल फ्री, एजुकेशन मुकम्मल फ्री, उनको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन फ्री, महंगाई से उनको छुटकारा। और वो तो यहाँ तक उनको सहूलतें या उनकी आमदन वहाँ तक होती है कि वो 1 माह या 2 माह काम करते हैं तो नई गाड़ी खरीद सकते हैं। 2-4 माह की तनख्वाह के बाद वो नया घर अप्लाई कर लेते हैं और वो 20 साल 22 साल किस्तें लेके सहूलतें दी जाती हैं। लेकिन वहाँ हमारे यहाँ से जो टैक्स है, टैक्स वहाँ कौन देता है? वहाँ पर टैक्स अमीर आदमी देता है। जहाँ पर टैक्स हमसे लिया जाता है, जहाँ गरीब आदमी से लिया जाता है, अमीर आदमी से टैक्स नहीं लिया जाता। वो बात नामुकम्मल रह गई। मैं आपको गुजारिश करूं कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डेटे के मुताबिक, मैंने पिछले दिनों एक आर्टिकल भी लिखा, जो महंगाई बढ़ी है उसके नतीजे में इंपोर्ट्स 14 अरब डॉलर की बढ़ गई। ठीक है, और डेफिसिट की शक्ल में, ट्रेड डेफिसिट की शक्ल में 10 अरब डॉलर इजाफी हमें पे करना पड़ रहा है अपने इंपोर्टिंग कंट्रीज को, जहां से हम पे कर रहे हैं 10 अरब डॉलर साल का इजाफी। अच्छा, ये हम आवाम को नहीं बता रहे। ये डॉलर जो है हम छापते नहीं हैं, ये 10 अरब डॉलर हम कर्जा लेकर पे करते हैं, उसमें इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी पे करते हैं। ये हम कर्जा लेते हैं और उन्हीं मुल्कों से फिर कर्जा लेते हैं जिनको हमने पे करना है। बेसिकली ये कर्जा आपने लिया, ये इस तरह से, जो मैंने शुरू में कहा था कि फॉरेन इंटरेस्ट, गैर मुल्की मफादात को बड़ी कामयाबी के साथ एक एजेंडे के तहत इस इमरान खान ने सर्व किया है। और बिल्कुल ये नाअहल नहीं है, इसने पूरी मुकम्मल अहलियत के साथ सर्व किया है। बात सिर्फ ये देखने की है। मैं इसको ये समझूं कि जानबूझ के मनसूबा मंदी के तहत इस पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को माशी बहरान का शिकार किया, माशी तबाही का शिकार किया है, माशी तौर पर बर्बाद कर दिया है। आज आप लोगों के पास ये बताएं कि मैंने ये सुना है कि गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं बाकिर साहब, ये लिबनान से, लिबिया से आए थे, ये मिस्र से, मिस्र, ठीक है। और मिस्र की जो इकॉनमी थी वो इंतहाई तबाह हाल। तो ऐसा क्या, यानी कि ये क्राइटेरिया मुंतखब किया गया कि ऐसे मुल्क से एक शख्स को लाया गया जिसने वहाँ बैठ के उस इकानमी को ना सिर्फ तबाह किया, उसको उस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। उस मुल्क से आपने एक आलमी एजेंडे के तहत ऐसी शख्सियत को ला के स्टेट बैंक का गवर्नर भी बना दिया और उसको खुद मुख्तार भी कर दिया काफ़ी हद तक। तो इस बारे में छोटा सा और मेरे कुलीग हैं, वो अक्सर कहते होते हैं कि किसी भी चलते हुए अखबार को तबाही तक पहुंचाने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत होती है। ऐसे नहीं अखबार तबाह होते। ठीक है। तो किसी भी मईशत को तबाह करने के लिए
काफी मेहनत की जरूरत होती है और क्वालिफिकेशन की जरूरत। ही इज क्वालिफाइड, सनद याफ्ता आदमी है मईशत को तबाह करने के लिए। मैंने एक आरटीआई रिक्वेस्ट भेजी हुई है स्टेट बैंक को, ये गैर मुल्की शहरी है। मैंने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में कितने दोहरी शहरियत रखने वाले ऑफिसर मौजूद हैं, उनकी लिस्ट फराहम की जाए। तो इसी के साथ मेरा सवाल आपके ये कानूनी हक नहीं है। क्या गैर मुल्की शहरी गवर्नर स्टेट बन सकता नहीं है? बन सकता, नहीं आईन इजाजत देता है इसको? नहीं, कानून के ऊपर कानून आईन इजाजत देता है। काफी सारे अभाम हैं, लेकिन किसी इदारे का सरबराह बड़ा क्वेश्चनेबल है। चलिए ठीक होगा। यकीनन जी आज का ये वीलॉग आपको पसंद आया होगा और बहुत सी हमने चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं, और ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए जो भी करे बेहतर करे, और अल्लाह ताला इन सियासी हुक्मरानों को, इन सियासी कायदीन को हदायत दे वो भी इस मुल्क के लिए और इस के अवाम के लिए कुछ सोचें। नए वीलॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।